अब वेक्टर पे अपन सरफेस इंटीग्रल को डिफाइन कर रही हूँ, कैसे अपन इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके में कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो द सरफेस इंटीग्रल इज द जनरलाइजेशन ऑफ अ डबल इंटीग्रेशन एज एफ वेक्टर डॉट यूनिट नॉर्मल वेक्टर इंटू डी एस। यूनिट नॉर्मल वेक्टर किस सरफेस पे होगा? एस सरफेस पे होगा। ठीक है, तो एन कैन बी द यूनिट नॉर्मल वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल टू द सरफेस एस। ठीक है, अब ये प्लेन करते हैं, डबल इंटीग्रेशन है तो 2 डायमेंशन प्लेन होगा, या तो एक्स ओ वाई प्लेन होगा, या वाई जेड प्लेन होगा, या फिर जेड एक्स प्लेन होगा। जब एक्स वाई प्लेन पे अगर लेके चलेंगे तो सरफेस अगर एक्स वाई प्लेन का है तो उसका डी एस किस तरीके से डिफाइंड होता है? डी एक्स डिवाइड अपॉन मॉड ऑफ एन कैप डॉट के डॉट। ठीक है, अगर सरफेस वाई जेड प्लेन का है सरफेस इंटीग्रेशन डी वाई डी जेड अपॉन एन डॉट आई होगा। अगर सरफेस जेड एक्स प्लेन का है तो डी एक्स डी जेड अपॉन एन डॉट जे होगा। ठीक है, और अगर सरफेस का एक फील्ड डिफाइंड है फाई एक्स वाई जेड, तो उसके लिए अगर अपन को यूनिट नॉर्मल वेक्टर डिफाइन करना होगा तो उसके लिए फॉर्मूला होता है ग्रेडियंट ऑफ फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई, क्योंकि इसका किसी भी सरफेस का नॉर्मल क्या होता है? ग्रेडियंट फाई होता है। ग्रेडियंट का अगर अपन यूनिट नॉर्मल निकालेंगे तो ग्रेडियंट फाई अपॉन मॉड ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई। अपन ग्रेडियंट वाले क्वेश्चन जब सॉल्व किए थे तब पता कर चुके हैं। ठीक है, अब स्टोक्स थ्योरम, इसमें क्या है, सबसे आसान का दोनों चीज़ें अपन की सॉल्व हो जाएगी, स्टोक्स थ्योरम के भी और लाइन और सरफेस इंटीग्रेशन के भी। तो सरफेस इंटीग्रेशन के पहले अपन स्टोक्स थ्योरम को समझ लेते हैं। स्टोक्स थ्योरम क्या रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल है। ठीक है, इफ एस बी एन ओपन सरफेस बाउंडेड बाई अ closed curve C and f vector is defined by f1i, f2j, f3k and be any continuous differentiable vector point function, then line integration of f dot dr equal to surface integration of curl of f dot unit normal vector into ds। ये n दोनों n सेम ही है। ठीक है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। यूनिट नॉर्मल वेक्टर जहाँ सरफेस के लिए मैंने डिफाइन किया था n, वो यहीं पे भी उसी तरीके से अपन डिफाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर रिलेशन बिटवीन लाइन एंड सरफेस इंटीग्रल की बात करेंगे तो हमेशा अपन क्या करेंगे? स्टोक्स थ्योरम को यूज करेंगे। ठीक है, अब सिंपल सा एक क्वेश्चन लेके चल रही हूँ। सबसे छोटा क्वेश्चन मेरे ख्याल से यही होगा, वेरीफाई स्टोक्स थ्योरम फॉर f इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस 2xyj taken around the rectangle bounded by the lines x equal to plus minus a, y equal to 0 and y equal to b। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया? वेक्टर f को डिफाइन कर लिया। वेक्टर f किस तरीके से है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आई माइनस 2xyj। ठीक है, तो जो i का कोफिशिएंट होता है वो क्या होता है? f1 होता है। जो j का कोफिशिएंट होता है वो क्या है? f2 होता है। k का कोफिशिएंट डिफाइन नहीं है, मतलब 2 डायमेंशन प्लेन का सरफेस है तो उसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 0 हो जाती है। ठीक है, अब लाइन कैसे बाउंडेड है? पूरा सरफेस कैसा है? रेक्टेंगल है। अब किससे बाउंडेड है? लाइन x इक्वल टू प्लस ए। लाइन x इक्वल टू प्लस ए क्या होता है? लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। सेकेंड पॉइंट है लाइन x इक्वल टू माइनस ए। लाइन x इक्वल टू माइनस ए क्या होता है? लाइन पैरेलल टू द वाई एक्सिस। y इक्वल टू 0 क्या होता है? x एक्सिस। y इक्वल टू b क्या होता है? लाइन पैरेलल टू द x एक्सिस। तो यहाँ पे अपन ने जो लाइन बाउंडेड है और जिस पॉइंट पे कट कर रहे हैं उसको डिफाइन कर लिया a b c d। तो a पॉइंट हो गया माइनस a0, बी पॉइंट हो गया a0, सी पॉइंट हो गया ab, डी पॉइंट हो गया माइनस ab, और हमारा हमने वेक्टर इसलिए लाइन को डिफाइन कर दिया ab डायरेक्शन, bc डायरेक्शन, cd डायरेक्शन एंड da डायरेक्शन। तो लाइन इंटीग्रेशन के लिए 4 लाइन हो गए। सरफेस इंटीग्रेशन के लिए अपना प्लेन कौन सा हो गया? एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक है, सरफेस इंटीग्रेशन के लिए हमारा प्लेन हो गया एक्स वाई प्लेन हो गया, और लाइन इंटीग्रेशन के लिए ये लाइन हो गया। तो सरफेस इंटीग्रेशन के लिए एक्स वाई प्लेन हुआ तो डी एस की वैल्यू क्या होगी? डी एक्स डी वाई अपॉन मॉड ऑफ एन डॉट के होगा। ठीक है, अब सबसे पहले अपन क्या कर रहे हैं? स्टोक्स थ्योरम का सिंपल फॉर्म लिख लिया कि लाइन इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर इक्वल टू कर्ल ऑफ एफ डॉट यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन इंटू डी एस।
क्योंकि ये क्या है एक्स वाई प्लेन पे है, इसलिए एन की वैल्यू क्या होगी, के होगी। तो और के डॉट के क्या होता है, 1 होता है, इसलिए एन डॉट के की वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। तो सबसे पहले अपन को क्या फाइंड करना है, कर्ल एफ फाइंड करना है। कर्ल एफ के लिए अपन का मॉड वैल्यू लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ आई जे के डेल बाई डेल एक्स डेल बाई डेल वाई डेल बाई डेल जेड, कोफिशिएंट ऑफ F1, कोफिशिएंट F2 और कांस्टेंट F3 जीरो है तुम्हारे पास। तो सारी वैल्यू ले लिए। आई का कोफिशिएंट होगा 0 माइनस 0, जे के लिए वैल्यू हो जाएगी 0 माइनस 0, के के लिए वैल्यू हो जाएगी -2y माइनस 2y मीन्स -4y के। ये हो गया कर्ल ऑफ एफ की वैल्यू। अब यहाँ पे मैंने पहले ही डिफाइन कर दिया था कि प्लेन हमारा क्या है, एक्स वाई प्लेन है। एक्स वाई प्लेन के लिए यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन क्या होता है, के होता है, क्योंकि सरफेस जो है तुम्हारा रेक्टेंगल बाउंडेड है। के डॉट के 1 होता है और डीएक्स की वैल्यू क्या होती है, डीएक्स डी वाई अपॉन मॉड ऑफ एन डॉट के से वैल्यू क्या हो जाएगी, डीएक्स डी वाई होगा। सबसे पहले अपन सरफेस इंटीग्रेशन की बात करें, डबल इंटीग्रेशन होगा। डबल इंटीग्रेशन पे x की लिमिट क्या हो रही है, -a2 प्लस है, और y की लिमिट क्या हो रही है, 0 to b। तो इस तरीके से हमने लिमिट को डिफाइन कर लिया, -a2 प्लस है, y की लिमिट 0 to b। कर्ल एफ की वैल्यू है -4ky, n की वैल्यू है k, ds की वैल्यू है dx dy। डॉट प्रोडक्ट से वैल्यू के डॉट के 1 हो गया, -4 कॉमन निकला। आउटर लिमिट हमने x की डिफाइन किया, इनर लिमिट हमने y की डिफाइन किया, इसलिए पहले y को इंटीग्रेट करेंगे। y का इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट पुट करेंगे तो वैल्यू अपन को मिलेगी -4² 2, मतलब लास्ट अगर सिंप्लीफाई करते हैं dx, यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल का रूल फॉलो हुआ, -a2 प्लस ही फंक्शन इवन फंक्शन है, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा -4a² b। ये हमारे पीएस की वैल्यू आ गई हमारे पास, राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये हो गया सरफेस इंटीग्रेशन का एक पार्ट। अब अपन को जाना है इसके सेकंड पार्ट, मतलब फर्स्ट पार्ट लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड के लिए फिर से मैंने लिखा कि जो टोटल लाइन है वो 4 लाइन पे डिवाइडेड है। एक C1 बाउंड्री लाइन, C2, C3 एंड C4। C1 के लिए अपन लाइन ले रहे हैं AB, C2 के लिए लाइन ले रहे हैं BC, C3 के लिए लाइन ले रहे हैं CD, C4 के लिए लाइन ले रहे हैं DA। ठीक है, तो फर्स्ट कर्व C1 के लिए लाइन क्या है, AB लाइन के लिए देखना x की वैल्यू -a2 प्लस से वेरी कर रही है, x का के रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेशन होगा। इसका मतलब जो वेरी करता है उसके रिस्पेक्ट पे इंटीग्रेशन होता है। कांस्टेंट क्या है, y इक्वल टू 0 कांस्टेंट है। जब y 0 है तो dy भी क्या होगा, 0 होगा। और लिमिट ऑफ x डिफाइंड हो रही -a2 प्लस a, इसलिए जो फंक्शन f1 था वहां पे y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वैल्यू क्या मिलेगी, x² मिलेगी। फंक्शन f2 क्या था, -2xy है, वैल्यू ऑफ y क्या है, 0, तो ये वैल्यू क्या हो गई, 0। अब इंटीग्रेशन ऑफ -a2 प्लस ए f1 dx, इंटीग्रेशन का रूल क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ f1 dx प्लस f2 dy का फॉर्म होगा। ठीक है, dz तो 0 है तुम्हारे पास, तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्म हुआ कर्ल c के लिए। तो इसमें फर्स्ट अपन के पास क्या है, f1 की वैल्यू हो गई x², dy भी 0 है, f2 भी 0 हो गया। इंटीग्रेशन की लिमिट x की है क्या है, -a2 प्लस ए है, इंटीग्रेट किए डेफिनेट इंटीग्रल्स के रूल से 2 टाइम लिखा, 0 to a x², इंटीग्रेशन पे आ गए 2/3 a की वैल्यू। ठीक है, अब सेकेंड लाइन लेके चलना है B टू C के लिए x क्या है, कांस्टेंट है, x इक्वल टू a। जब x कांस्टेंट है तो इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, x पे कोई चेंज नहीं है, तो dx क्या होगा, डिफरेंस बिटवीन x दोनों पॉइंट के लिए 0 हो गया। तो dx x कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन इसका 0 हो गया, मतलब y का इंटीग्रेशन होगा लिमिट 0 to b के लिए। तो BC के लिए फिर से देखना, x की वैल्यू a है, dx इक्वल टू 0 है, f1 dx की ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा। f2 को बस डिफाइन करना है, f2 की वैल्यू हो जाएगी x इक्वल टू a पुट करने से -2ay, dy नॉट इक्वल टू 0 और y की लिमिट क्या है, 0 to b। तो इंटीग्रेशन हो गया 0 to b -2ay dy। इंटीग्रेट की वैल्यू मिल गई हमको -ab²। ये हो गया लाइन C2 के लिए। अब लाइन C3 पे जाना है। C3 पे फिर कौन सा वैल्यू फिक्स्ड है, y की वैल्यू फिक्स्ड है, b फिक्स्ड है, मतलब dy क्या हो जाएगा, 0, और x की लिमिट क्या हो जाएगी, a to -a। अब यहाँ पे देखना C3 के लिए y फिक्स्ड है, dy 0 हो गया, x की लिमिट हो गई a to -a, dy 0 हो गया, मतलब f2 की वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी, मल्टीप्लाई होने से
केवल f1 बचेगा। f1 पे भी फॉर्म क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी एक्स। अब लिमिट तुम्हारी a टू माइनस ए है, तो डेफिनेट इंटीग्रल के रूल से मैंने माइनस सामने किया तो लिमिट माइनस ए टू प्लस ए हो गई। ठीक है, अब फिर से डेफिनेट इंटीग्रल्स के रूल से जब माइनस ए टू प्लस ए है तो इसको 2 टाइम लिख सकते हैं, जबकि दोनों फंक्शन हमारे क्या है, इवन फंक्शन के फॉर्म पे हैं। अब इसको इंटीग्रेट किए तो हमको आंसर मिल गया -2a³ / 3 -2ab²। ये हो गया कर्ल C3 के लिए। अब लास्ट लाइन पे जाना है C4 लाइन क्या, D2a है, D2a पे x की वैल्यू -a फिक्स है, तो dx क्या हो जाएगा 0, और y की लिमिट क्या होगी b2 0 होगी। यहाँ पे हो गया तुम्हारे पास C4 लाइन के लिए x की लिमिट -a टू 0, सॉरी x की वैल्यू -a, dx 0, तो f1 dx क्या हो जाएगा 0। f2 क्या होगा -2ay, ठीक है, x की वैल्यू माइनस ए है तो वैल्यू क्या हो गई 2ay, लिमिट ऑफ y क्या हुआ b2 0, 2a² इंटीग्रेट होने से ab² बचेगा, माइनस साइन ले लेंगे क्योंकि लिमिट लोअर टू अपर जा रहा है। अब इन सबको ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा -4ab²। ये किसकी वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू, तो हमारा क्या हो गया, थ्योरम वेरीफाइड हो गया, स्टोक्स थ्योरम। तो लाइन इंटीग्रेशन के क्वेश्चन भी अपन को फिर से रिवाइज हो गए, और सरफेस इंटीग्रेशन के क्वेश्चन अभी अपन बार बार और करेंगे। थैंक यू वेरी मच। अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट्स कर लेना। थैंक यू।